हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। प्रीवियस ईयर मेन सीरीज में आज हमारा 4th सेशन है और इस सेशन में भी हम 2 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। क्या है आज का टारगेट टॉपिक? आज हम बात करेंगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मनी एंड बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक से। तो देखेंगे कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो आज के जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहला क्वेश्चन है व्हाट रोल कैन आरबीआई प्ले इन टैकलिंग बैंक स्कैम्स। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था और 2017 में पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन था जो कि आपसे 2018 में पूछा गया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई का क्या रोल है इन टैकलिंग बैंक स्कैम्स। देखिए, आरबीआई के पास बहुत सारी अथॉरिटीज जो है उसको आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से मिली हुई है, जैसे कि वो किसी भी बैंक का इंस्पेक्शन कर सकती है, वो स्पेशल ऑडिट भी करा सकती है। अगर उसको लगता है कि बैंक में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो किसी भी वक्त उसका स्पेशल ऑडिट भी करा सकती है। वो किसी भी ऑफिसर को एग्जामिन कर सकती है। तो इन सारी अथॉरिटीज का यूज करके आरबीआई जो है वो ये पता लगा सकता है, इट कैन अनर्थ कि कुछ दिक्कत तो नहीं चल रही है, बैंक किसी फ्रॉड की तरफ या किसी स्कैम की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है, या उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी तरह की गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो उसके पास ये अथॉरिटीज हैं और इन अथॉरिटीज का यूज करके वो प्रिवेंट कर सकता है कि कोई फ्रॉड बैंकिंग सेक्टर में ना हो। सेकंड, वो अपॉइंटमेंट करता है। किसके अपॉइंटमेंट में उसको कंसल्ट किया जाता है? जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जिसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बोलते हैं, तो नेशनलाइज्ड बैंक्स और इंक्लूडिंग एसबीआई, इन सारे बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनका जब गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो आरबीआई से कंसल्ट करके ही करती है। तो अगर आरबीआई को लगता है कि किसी बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, या पहले वो किसी तरह के ब्राइब लेते हुए पकड़ा गया है, या फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत साफ सुथरा नहीं है, तो आरबीआई जो है अपनी कंसल्टेशन में गवर्नमेंट को इस बात से आगाह कर सकती है, उनको बता सकती है कि आप इस बंदे को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट मत करिए। तो ये भी उसके पास एक पावर है, एक उसके पास अथॉरिटी है जिसके थ्रू वो सही बंदे जो है सही जगह पहुंचे और ये फ्रॉड्स ना हो, उसमें हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन। कहना चाहिए रूटीन इंस्पेक्शन जो है आरबीआई करती है अपने जो भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। तो उस वक्त अगर उसको लगता है कि किसी भी बैंक में कुछ भी गड़बड़ हो रही है या उसको ऐसा शक भी होता है, तो आरबीआई क्या स्टेप्स ले सकती है? आरबीआई उसके कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ा सकती है। आरबीआई कैन इंक्रीज द प्रोविजंस। प्रोविजंस का मतलब क्या है? प्रोविजंस का मतलब है अगर बैंक को कोई भी लॉस होता है तो उनको एक अलग से जो भी उनके डिपॉजिट्स हैं उसमें से कुछ अमाउंट जो है उनको रखना होता है सेपरेटली, कि अगर कुछ लॉस होगा तो हम अपने प्रोविजन से निकाल करके उस लॉस की भरपाई करेंगे। तो वो प्रोविजंस बढ़ा सकती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ा सकती है, वो डिनाई कर सकती है बैंक्स को फ्रॉम गोइंग टू कैपिटल मार्केट। तो एक तरह से क्या कर सकती है आरबीआई? पूरे हाथ जो है वो बांध सकती है बैंक्स के, अगर उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो ये सारे वो स्टेप्स ले सकती है, प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकती है कि फ्रॉड्स ना हो। फोर्थ इज ऑडिटर्स। अब देखिए, बैंक्स का जो ऑडिट होता है वो उसके लिए कुछ प्राइवेट कंपनीज होती हैं, प्राइवेट ऑडिटर्स होते हैं जो कि उनका ऑडिट करते हैं। तो ये जो ऑडिटर्स हैं कभी कभी क्या करते हैं, ये फॉल्स रिपोर्ट्स देते हैं, ये नहीं बताते हैं कि क्या वीकनेसेस हैं बैंक्स की। तो ऐसे ऑडिटर्स पर भी कार्रवाई कर सकता है आरबीआई। और जो बाकी रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी है, आईआरडीए है, ये सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? ऐसे ऑडिटर्स को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई जो है आरबीआई या और कोई फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑडिटर पे करता है, तो ऑडिटर जो है वो क्या रहेंगे? सतर्क रहेंगे कि हम आगे से इस तरह की गलती ना करें या इस तरह के फ्रॉड में हम लिप्त ना हो।
तो इसलिए जरूरी है कि ऐसे ऑडिटर्स पर भी कार्रवाई करी जाए जो कि फॉल्स रिपोर्ट्स जो है वो सबमिट करते हैं, अपनी ऑडिट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं और बैंक के साथ मिलकर के उन फ्रॉड्स को अंजाम देते हैं। तो इस तरह से आरबीआई जो है वो टैकल कर सकता है बैंकिंग सेक्टर में हो रहे स्कैम्स को। अब ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है ऑलरेडी, अभी हमें जानना क्या जरूरी है कि आरबीआई का इन जनरल क्या क्या रोल है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है आरबीआई के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। और इसके पीछे कौन सा एक्ट था? इसके पीछे था आरबीआई एक्ट 1934। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? आप सभी लोग जानते हैं, आरबीआई इज इन मुंबई। आरबीआई का गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, उसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, which is headed by गवर्नर ऑफ आरबीआई। अब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब इसमें कौन कौन लोग होते हैं जो इसको गवर्न करते हैं। तो देखिए, दो तरह के, एक होते हैं ऑफिशियल्स और एक होते हैं नॉन ऑफिशियल्स। तो ऑफिशियल्स में कौन होंगे? जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है। मतलब कि इसमें कौन होते हैं? गवर्नर प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। 4 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, 4 से कम भले सी हो कि 3 ही हो, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऑफिशियल्स में गवर्नर प्लस 4 डेप्यूटी डायरेक्टर्स। उसके बाद गवर्नमेंट जो है 10 एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करती है फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, प्लस 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसका हिस्सा होते हैं। और साथ ही साथ इसमें से 4 मेंबर्स ऐसे आते हैं जो कि रीजनल बोर्ड से आते हैं आरबीआई के। आरबीआई की एक सेंट्रल अथॉरिटी होने के साथ साथ उसके 4 रीजनल बोर्ड्स भी हैं, जैसे नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, सो दैट उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे तरीके से चल सके। तो ये जो 4 रीजनल उसकी अथॉरिटीज हैं, वहां से भी एक एक मेंबर आता है। तो ये सारा क्या है? इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर है आरबीआई का। अब आरबीआई के क्या फंक्शंस क्या क्या हैं? जो सबसे पहला फंक्शन है आरबीआई का, दैट इज आरबीआई इज द मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया? वो अथॉरिटी दैट कंडक्ट्स द मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। जो कि मनी सप्लाई को मैनेज करती है, ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी। और उस मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये इंडिया में किसका काम है? ये हमारे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। तो सबसे पहला फंक्शन हुआ टू फंक्शन एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी। सेकंड फंक्शन इज रेगुलेटर। किसका रेगुलेटर है? हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर है, हमारे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है। तो इसमें चाहे बैंक्स हो आपके या एनबीएफसीज हो, उनके लिए रेगुलेशंस बनाना कि क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उनके लिए रेगुलेशंस बनाना भी और उनका इंप्लीमेंटेशन करना। प्लस अगर वो जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं तो उनको पनिश करना, उनको पिनलाइज करना भी आरबीआई का ही काम है। तो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का रेगुलेटर कौन है? वो आरबीआई है। थर्ड इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब इतने हो गए हैं, घट गए हैं या बढ़ गए हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किसके पास मेंटेन होते हैं? ये आरबीआई के पास मेंटेन होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन मेंटेन करता है? इंडिया में आरबीआई मेंटेन करता है। उनको कहां इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, ये सारे काम भी कौन देखता है? ये आरबीआई ही देखता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करना आरबीआई का काम है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जैसे आप किसी को पेमेंट करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आरटीजीएस आप यूज करते हैं, एनईएफटी यूज करते हैं या आईएमपीएस यूज करते हैं या कोई और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट का यूज करते हैं, चेक्स का यूज करते हैं,
तो इन सब की जो भी रेगुलेशंस हैं कि आप कितना एनईएफटी कर सकते हैं, क्या उसकी साइकिल होनी चाहिए, ये सब रेगुलेशंस कौन बनाता है हमारे पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के लिए? ये भी आरबीआई ही बनाता है। तो आरबीआई सिर्फ मॉनेटरी अथॉरिटी नहीं है, बल्कि क्या है, वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का भी रेगुलेटर है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को अच्छे से मेंटेन करना भी आरबीआई का ही काम है। इश्यूर ऑफ करेंसी, ये आप सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई क्या करता है, प्रिंट करता है जो भी नोट्स हैं, अनमिंट करता है जो भी कॉइन्स हैं। तो जो करेंसी है, करेंसी को प्रिंट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और एक एडुकेट मनी सप्लाई जो है वो रखना इकोनॉमी में, ये आरबीआई का काम है। कुछ रिलेटेड फंक्शंस हैं। क्या रिलेटेड फंक्शन है? सबसे पहला रिलेटेड फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे आपका खाता होता है, आपका किसी का एसबीआई में होगा, किसी का एचडीएफसी में होगा, इसी तरह सरकार को भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। तो गवर्नमेंट कहां पे अकाउंट खुलवाती है? इनके बैंकिंग फंक्शन करता है आरबीआई। तो बैंकर टू गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। बैंकर टू बैंक्स, हमारे जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन सबके भी आरबीआई में अकाउंट होते हैं। थर्ड फंक्शन इज लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट का क्या मतलब है? जो हमारे बैंक्स हैं वो क्या है, वो लेंडिंग का काम करते हैं, वो लोन देने का काम करते हैं। तो ये जो लेंडर्स हैं, अगर मान लीजिए इनके जो डिपॉजिट्स हैं और जो लोन दी है इसके बीच में मिसमैच हो जाए, उनको पैसे की अचानक से जरूरत पड़ जाए, तो ये जो लेंडर्स हैं हमारे किसके पास जाएंगे? ये जाते हैं आरबीआई के पास कि देखिए कुछ मिसमैच हो गया है, हमारे लोन ज्यादा हो गए हैं, डिपॉजिट्स कुछ कम हो गए हैं। तो उनको जब जरूरत पड़ती है तो पैसे की, तो वो किसके पास जाते हैं? वो आरबीआई के पास जाते हैं। तो आरबीआई क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट भी है। तो ये उसके रिलेटेड फंक्शन है। तो अब आपको आरबीआई के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ, क्या उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर है, उसके क्या फंक्शंस हैं। तो अब आरबीआई के बारे में अगर कुछ सवाल पूछा जाता है तो आप उसको इजीली टैकल कर पाएंगे। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या है। तो अगर इस 4 मार्कर को ही सिर्फ अटेम्प्ट करना हो तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होगा? इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया में? आरबीआई इज अ सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी दैट रिवॉल्व्स around adjusting monetary policy to achieve a specified rate of inflation। क्या मतलब है कि ये वो पॉलिसी है जिसके थ्रू जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जैसे कि हमारा आरबीआई है, वो क्या करने की कोशिश करता है? ये एक इन्फ्लेशन को अचीव करने की कोशिश करता है कि पर्टिकुलर रेट से ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो। तो उस इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करता है। इसलिए उसको कहा गया इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि हम वो टारगेट किसको कर रहे हैं? इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? वो पॉलिसी जो कि मनी सप्लाई को एडजस्ट करती है, मनी सप्लाई का मैनेजमेंट करती है। तो आरबीआई अगर इन्फ्लेशन को टारगेट रखते हुए इन एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इन्फ्लेशन को अचीव करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करता है तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ऐसा क्यों किया जाता है कि इन्फ्लेशन को क्यों टारगेट कर रहे हैं हम? तो इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो यू नीड प्राइस स्टेबिलिटी। जो आपके प्राइसेस हैं ये बहुत ज्यादा जो है उनमें वेरिएशंस नहीं आने चाहिए, फ्लक्चुएशंस नहीं आने चाहिए कि कभी तो बहुत ज्यादा प्राइसेस है, कभी बहुत कम प्राइसेस हैं, कभी किसी सीजन में बढ़ जा रहे हैं। जो आपके प्राइसेस हैं चीजों के वो क्या होने चाहिए? वो स्टेबल रहने चाहिए। तो ये प्राइस स्टेबिलिटी कब आ सकती है? ये प्राइस स्टेबिलिटी तभी आएगी व्हेन इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन दी प्राइस लेवल्स अक्रॉस दी बोर्ड। मतलब जब जो भी जरूरी सामान है
जो कि कंज्यूमर्स खरीदते हैं, अगर उनके प्राइसेस जो है सस्टेन्ड तरीके से अगर बढ़ते हैं और सभी चीजों के बढ़ते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आलू या प्याज के दाम बढ़ गए तो आप उसको इन्फ्लेशन कहेंगे, वो तो रिलेटिव प्राइस राइज होता है। बट जब सभी कमोडिटीज के, गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी यूज की जाती हैं, अगर सबके ही सस्टेन्ड तरीके से बढ़ते हैं तो उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो आपको प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए, और प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना होगा। तो इसलिए जो है, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकते हैं सो दैट जो प्राइस है वो अंडर कंट्रोल रहे और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हेल्प कर सके। अब ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग दो तरह की हो सकती है। एक तो स्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, जो सेंट्रल बैंक है वो स्ट्रिक्टली एडहियर करता है टू इन्फ्लेशन टारगेट्स, कि जो भी उसको टारगेट दिया है वो उसी को अचीव करने की कोशिश करता है। कि मान लीजिए सरकार ने कहा है कि आपको 4% के अंडर जो है रखना है, इन्फ्लेशन को 4% रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो भी सेंट्रल बैंक होगा, मान लीजिए हमारा आरबीआई है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि किस तरह से 4% तक ही रखा जाए। वो सारे स्टेप्स लेगा कि 4% तक ही इन्फ्लेशन को रखा जाए। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल का मतलब है जहां पे सेंट्रल बैंक अलॉन्ग विद इन्फ्लेशन वो बाकी चीजों को भी देखा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कैसा हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किस तरह का हो रहा है। अगर मान लीजिए कि हमारी डिमांड कम हो रही है तो उस वक्त क्या करेंगे, वो ईज डाउन करेंगे, मनी सप्लाई को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। जब उस वक्त वो इतना इन्फ्लेशन पर ध्यान नहीं देंगे कि अगर उनको लग रहा है कि यार डिमांड कम होती जा रही है तो वी नीड टू इंक्रीज दी मनी सप्लाई, जिससे इकोनॉमी में डिमांड जनरेट हो सके, सो दैट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब क्या है कि एक बैंड दे दिया जाता है, कि बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट्स नहीं होते हैं कि आपको 3% ही करना है या 4% ही करना है। जनरली आपको एक बैंड दे दिया जाता है कि 3 से 6%, 2 से 5%, इसके बीच में आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो इंडिया में फ्रेमवर्क है वो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। इसका बैकग्राउंड क्या है? 2015 में गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ही एग्री कर गए थे ऑन फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। फिट फ्रेमवर्क पे एग्री किया कि हम जो है आरबीआई जो है क्या करेगा, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से एडजस्ट करेगा और जो इसके टारगेट्स होंगे वो फ्लेक्सिबल होंगे। फ्लेक्सिबल होंगे इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो इनको टारगेट दिया था, ये कब से लागू हुआ था? 2016 से लागू हुआ, और 5 साल के लिए सरकार ने टारगेट दिए, और ये टारगेट थे 4% ±2%। इसका मतलब क्या कि आरबीआई को 2 से 6% तक के बीच में इन्फ्लेशन को रखना है। इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है उसको क्या काम करना है? उसको ये काम करना है कि वो इन्फ्लेशन के रेट को एंकर रखते हुए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगा, और ये कोशिश करेगा कि जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 2 से 6% के बीच में रहे। 30 का बैकग्राउंड था। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क मैंने आपको बता ही दिया कि एवरी 5 years गवर्नमेंट विल सेट इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन टारगेट जो है सरकार देगी हर 5 साल में। अभी 2016 में दिया था 2021 तक, और उसको भी सरकार ने एक्सटेंड किया है। एवरी 5 years गवर्नमेंट विल गिव इन्फ्लेशन टारगेट। अभी का टारगेट क्या है? 4 ±2%। और ये कैसा, ये फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट इसको कर दिया गया है सरकार ने कि नहीं 4% ही रखना है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि 2% भी हो सकता है, 3% भी हो सकता है, 5 या 6% भी हो सकता है। एक बैंड दिया है सरकार ने। क्या पर्पस है? पर्पस जैसे हमने बताया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग का सोल पर्पस क्या है कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, प्लस क्योंकि हमारा फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है तो अलोंग विद प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि देखिए आरबीआई क्या करता है, वो अपनी मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू क्या करता है, वो
मनी सप्लाई को एडजस्ट करता है, और मनी सप्लाई इंपैक्ट करती है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कैसे होगी। कैसे इंपैक्ट करती है? मान लीजिए मार्केट में मनी ज्यादा है, मनी सप्लाई इंक्रीज होती है, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा कि बैंक्स के पास पैसा ज्यादा रहेगा, बैंक्स ज्यादा लोन दे सकते हैं, ज्यादा लोन दे सकते हैं, तो ये पैसा कहां इन्वेस्ट होगा लोन के रूप में? ये आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा। जब इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। अगर आरबीआई जो है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेता है, मतलब कि वो पैसे को खींच लेता है इकोनॉमी से, तो क्या होगा? बैंक्स के पास कम पैसा रहेगा लोन देने के लिए, कम पैसा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होगा। तो मनी सप्लाई जो है वो इंपैक्ट करती है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को। तो जो पर्पस है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का वो ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी भी बनी रहे और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी बना रहे। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या किया गया है इसके लिए? इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये डिसाइड करेगी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो पॉलिसी रेट है, इंडिया में पॉलिसी रेट क्या है? रेपो रेट। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी किस चीज से डिसाइड होती है? रेपो रेट से डिसाइड होती है। तो ये रेपो रेट कौन डिसाइड करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी। इसमें कौन होंगे? 6 मेंबर्स होंगे, 3 आरबीआई से होंगे और 3 लोगों को गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। हर एक का इक्वल वोट होगा। आरबीआई गवर्नर इसके हेड होंगे और उनके पास कास्टिंग वोट होगा। मतलब अगर टाई हो जाता है मामला, क्योंकि जो भी डिसीजन है वो मेजॉरिटी से लिए जाएंगे, और अगर इन केस टाई होता है तो जो आरबीआई गवर्नर का वोट होगा वो फाइनल वोट होगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किया गया है कि जिससे ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है हम ठीक से लागू कर पाए, इसको इंप्लीमेंट करवाएं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर से मिलते हैं कल एक नए सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, सो दैट आप जब आप अपना मेंस लिखने जाएं तो आप पूरी तरह से तैयार हो। सभी टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है वो आप देख चुके हो और सभी के टॉपिक्स पर आपका कुछ ना कुछ कंटेंट जरूर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।